जो हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर हमें किसी एक पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करना होता है तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट करता है दो चीज़ों को, एक तो होता है ओरिजिन और दूसरी चीज़ है एक्सिस, एक्स वाई, और अगर स्पेस में बात करें तो जेड एक्सिस। इस तरह से तो हमें ओरिजिन और एक्सिस इनके बारे में पता होना चाहिए। ओरिजिन बेसिकली वो पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में हम मेजरमेंट करते हैं कि भाई अगर हमें एक्स के अंदर एक्स के लेंथ में मेजरमेंट चाहिए तो स्टार्ट कहाँ से होगा मेजरमेंट, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन से 1 2 3 इस तरह से। वाई डायरेक्शन में मेजरमेंट चाहिए तो मेजरमेंट किसके रिस्पेक्ट में लेना होगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। चलिए, तो हम यहाँ पे एक बात समझते हैं, एक चीज को समझते हैं जो है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। ठीक, तो यहाँ पे एक पॉइंट है जो कहाँ लोकेट हो रहा है, एक्स वाई प्लेन में। अगर उसकी पोजीशन को शो करना है तो हम उसको कैसे शो करेंगे। तो अगर हमें किसी पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है एक्स वाई प्लेन में पी है, अगर हमें इसकी पोजीशन को शो करना है तो हमें कोऑर्डिनेट्स की मदद से इसकी पोजीशन को शो करना होता है। हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे एक्स कॉमा वाई। पहला जो कोऑर्डिनेट है उसे हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, और कॉमा जो बाद में जो दूसरा कोऑर्डिनेट है उसे हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये बेसिकली होता क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एक नाम और कहते हैं जो है एफ सीसा, जिसे क्या कहा जाता है, एफ सीसा। एक्स कोऑर्डिनेट बेसिकली इस पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो जो ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर है वो उसका क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है उसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। और ये क्या होता है बच्चों, ये बेसिकली इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर है ये पॉइंट, वो होता है उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। तो हमें कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि एक्स कोऑर्डिनेट कौन है, उस पॉइंट का वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बनता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, और पॉइंट का जो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बनता है उसका वाई कोऑर्डिनेट। चलिए, ध्यान से देखते बच्चों, ये बात हमें पता चल चुकी है। एक और आसान से तरीके से मैं आपको कोऑर्डिनेट लिखना समझाता हूँ। अगर मुझे इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो आप ये समझिए कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमें बात करनी होगी। आप ये देखिए ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में कितना लेंथ चले पी तक पहुंचने के लिए, तो हम पी तक पहुंचने के लिए एक्स में इतना लेंथ चले, तो जितना लेंथ एक्स डायरेक्शन में चले वो होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट। किसके रिस्पेक्ट में चलना है बच्चों, ओरिजिन, ये बात मत भूलिएगा। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जितना लेंथ चले एक्स डायरेक्शन में वो क्या है उसका एक्स कोऑर्डिनेट। और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पी तक पहुंचने के लिए वाई डायरेक्शन में कितना चले, तो बच्चों वाई डायरेक्शन में इतनी लेंथ चले, ये अभी तक पी तक पहुंचना है तो एक्स में तो ये चले और वाई में इतना लेंथ चले, तो वाई डायरेक्शन में जितना लेंथ चले वो होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट। तो इस आसान से शब्दों से भी आप इस चीज को याद रख सकते हैं। बच्चों अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की। डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली हमें दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज में लिया जाएगा। अगर हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है और उनके कोऑर्डिनेट्स पता है और उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो हम किसकी मदद से फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। चलिए देखते हैं कि इसको ये फॉर्मूला कैसे बना, इसके बारे में जानते हैं। आपको एक डायग्राम ये कंसिडर कीजिए जहाँ पे ए और बी दो पॉइंट्स है। ए के भी आपको कोऑर्डिनेट्स दिखाई दे रहे हैं और बी के भी आपको कोऑर्डिनेट्स दिखाई दे रहे हैं। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब देखते हैं कि हमें फाइंड आउट करना है ए से बी तक की डिस्टेंस की, ए से बी की डिस्टेंस क्या है। लेट सपोज हमने उसे बोला ये डी डिस्टेंस है, ए से बी की डिस्टेंस को क्या शो कर दिया, डी। हमें ये डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए डायग्राम को देखिए फिर से। अगर हम बात करें ए के कोऑर्डिनेट की, वो है x1 y1। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो होता है बेसिकली वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वाई कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये अभी हमने सीखा था। तो ये लेंथ हो जाएगी x1 और ये लेंथ हो जाएगी y1। सिमिलरली बी के लिए बात करते हैं, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। इसलिए ये लेंथ हो जाएगी x2 और ये लेंथ हो जाएगी y2। तो हमें ये पता चल चुका है कि हमने x1 y1 कैसे डिनोट किया और x2 y2 कैसे डिनोट किया। अगर हमें ये समझ में आ चुका है, अब देखिए हमने ए टू डी ये एक डैश लाइन से इसको ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, और हमें एक ट्राइंगल दिखाई देने लग गया है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी। तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई देने लग गया ए बी डी। इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिडर करके हम डी स्मॉल डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ए टू डी की लेंथ कितनी होगी। हमें दिख रहा है ये टोटल लेंथ कितनी है x2 और ये लेंथ है x1। तो इस लेंथ में से अगर ये लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दें तो ए से डी तक की लेंथ हमें मिल जाएगी
जो होगी x2 माइनस x1। इस लेंथ को मैं कह सकता हूँ x2 माइनस x1। ठीक है बच्चों, अगर बात करें B2 D तक की लेंथ, तो हमें दिखाई दे रहा है ये टोटल लेंथ y1 है और ये टोटल लेंथ y2 है। इस y2 में से y1 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें मिल जाएगी B2 D तक की लेंथ, और ये हो जाएगी y2 माइनस y1। हम कहेंगे B2 D तक की लेंथ कितनी है बच्चों, y2 माइनस y1। तो हमें पता चल चुका है A2 D तक की लेंथ भी पता चल चुकी है और B2 D तक की लेंथ भी हमें पता चल चुकी है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल d की वैल्यू को इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिडर करें जो कि है ABD, और अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। AB हाइपोटेन्यूज है इसलिए लिखा अपन ने AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB की जगह हम पुट कर सकते हैं D, AD की वैल्यू भी हमने अभी फाइंड आउट कर लिया था और BD की वैल्यू भी हमने अभी फाइंड आउट कर ली थी। वैल्यू पुट करते AD की जगह पुट किया x2 माइनस x1 स्क्वायर है तो ये आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस BD की जगह पुट किया y2 माइनस y1 स्क्वायर है इधर आ जाएगा होल स्क्वायर। हमें वैल्यू ढूंढनी है D की, तो D स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे तो इधर आ जाएगा रूट। तो स्मॉल d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये बना, इसी को नाम कहते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम A टू B तक की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये याद हो जाना चाहिए। तो साथ में एक बार फिर से माइंड में रखिए कि D की वैल्यू क्या थी, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, अभी ये जो पॉइंट्स थे ये एक प्लेन में थे, एक्स वाई प्लेन में, पर अगर ये पॉइंट होते स्पेस में तो ए के कोऑर्डिनेट होते x1 y1 z1, क्योंकि स्पेस में z कोऑर्डिनेट भी आ जाता है बच्चों, और बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2 z2। अगर हमें अब इनके बीच के डिस्टेंस चाहिए तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिएगा। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस एक टर्म और जुड़ जाएगी यहाँ पे जो है z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो अगर पॉइंट स्पेस में दे रखे हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला की वैल्यू ये होती है रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम A टू B तक की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर पाएंगे अगर ये पॉइंट स्पेस में होंगे। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो भी हमें सीखनी है, जो हमें आगे बहुत ज्यादा काम आएगी, जो नेक्स्ट चीज है वो है स्लोप ऑफ अ लाइन, कि एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप कैसे फाइंड आउट की जाएगी, जिसको हम डिनोट करते हैं सिंबल m से। जो लाइन की स्लोप है उसको हमने क्या सिंबल दे रखा है, m। मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो स्लोप इज गिवन बाय m, जो है वो वैल्यू होती है टेंजेंट ऑफ थीटा, टेन थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए, अभी देखते हैं हम। तो यहाँ पे हमने बोला कि जो स्लोप की मैथमेटिकल वैल्यू कितनी होती है, टेन थीटा। अगर हम उस लाइन के टेंजेंट ऑफ थीटा पता लगा ले, टेन थीटा की वैल्यू पता लगा ले, तो हम स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब थीटा क्या होता है बच्चों, ये बहुत ध्यान देने की बात है। थीटा बेसिकली वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं थीटा। वो थीटा वैल्यू हमें याद रखना पड़ेगा। थीटा यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंगल है। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, हमें ये A टू B को ज्वाइन करने वाली एक लाइन दिखाई दे रही थी, मैंने उसे एक्सटेंड कर दिया है यहाँ पर। अगर मैं उसे एक्सटेंड करूं तो ये मुझे यहाँ तक इस तरह से ये लाइन दिखाई दे रही है। अगर मैं ये लाइन के लिए थीटा एंगल देखूं तो मुझे बेसिकली पता होना चाहिए थीटा क्या है, कि वो एंगल जो लाइन बनाती है पॉजिटिव एक्स के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमें ये लाइन दिखाई दे रही है, हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी दिखाई दे रही है, और ये एंगल बना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा एंगल थीटा। अगर हमें ये थीटा पता चल चुका है और हम टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, स्लोप ऑफ अ लाइन। तो हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ अ लाइन। ग्राफिकली जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करती है इंक्लिनेशन को, कि जितना ज्यादा स्लोप होगी उतना ज्यादा लाइन इंक्लाइन ज्यादा होगी, और जितना कम स्लोप होगी उतना लाइन कम इंक्लाइंड होगी। तो अगर हम थीटा पता चल जाए हमें, वो लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है, अगर हमें थीटा पता चल जाए और हम टेन थीटा निकालें तो हमें क्या मिल जाएगी, स्लोप। तो बच्चों इसी डायग्राम को इधर देखते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल। ये थीटा एंगल है तो ये भी क्या होगा, थीटा। वही एक्स एक्सिस के साथ लाइन बना रही है एंगल, ये लाइन भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और वही लाइन, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये वैल्यू आई थी हमारे पास y2 माइनस y1, ये वैल्यू आई थी x2 माइनस x1। अगर हम ध्यान से देखें
तो ये वैल्यू थी x2 माइनस x1 और ये वैल्यू थी y2 माइनस y1। अगर मैं इस डायग्राम से tan थीटा पता लगाऊं, देखिएगा बच्चों फिर से हमें ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और ये डी जो डी से डिनोट किया था ये दिख रहा है हमें। तो अगर हम यहाँ से tan थीटा की वैल्यू पता लगाएं, तो tan थीटा बेसिकली होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन हो गए बच्चों? y2 माइनस y1। A2P जो है ये तो हाइपोटेनस है, तो रिमेनिंग जो साइड है AD वो क्या होगा? बेस। तो बेस की वैल्यू हो गई x2 माइनस x1। तो इस डायग्राम से मैं कह सकता हूँ जो स्लोप की वैल्यू जो tan थीटा के बराबर है, वो tan थीटा की वैल्यू कितनी आई? वो आ गई y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो अगर हमें, तो ये एक फॉर्मूला है स्लोप को फाइंड आउट करने का। अगर हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता है जो, और ए टू बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, अगर हमें उसकी स्लोप पता लगानी है, तो स्लोप के लिए क्या फॉर्मूला बन गया बच्चों? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो इस डायग्राम से हमने tan थीटा की वैल्यू निकाली और वो किसका फॉर्मूला हो चुका है? स्लोप का। तो स्लोप अगर कोऑर्डिनेट्स पता है तो इस तरह से निकालेंगे, और अगर हमें एंगल पता चल जाए डायरेक्टली तो हम tan थीटा की मदद से स्लोप की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद होना चाहिए। तो बच्चों हमने स्लोप के बारे में समझ लिया था, मैथमेटिकली स्लोप tan थीटा के बराबर थी। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे हमें इस ग्राफ में लाइन, स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है और इनकी स्लोप के बारे में हमें जानना है कि स्लोप कैसी आएगी। चलिए, तो स्लोप पता लगाने के लिए पहले हमें देखना होता था थीटा, और थीटा जो था वो हम जानते थे कि जो लाइन एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाएगी उसी को हमने थीटा डिफाइन किया था। तो देखते बच्चों, पहला केस जो हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो थीटा होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लाइन ये एंगल बना रही है। अगर मैं बात करूँ इस डायग्राम में, तो जो हमें एंगल दिखाई दे रहा है वो देखिए 90 से छोटा है या बड़ा है। तो अगर मैं देखूँ तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटा है, तो हम कहेंगे कि जो थीटा यहाँ पर वो कैसा है? एक्यूट। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटा है। अगर एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो tan थीटा की वैल्यू बताओ बच्चों कैसी आएगी? अगर 90 डिग्री से छोटा है तो tan थीटा की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। अगर tan थीटा पॉजिटिव आ गया तो इस लाइन की स्लोप जो थी वो tan थीटा के बराबर थी, तो स्लोप ऑफ लाइन भी कैसी होगी बच्चों इस केस में? पॉजिटिव। तो इस डायग्राम में जो लाइन की स्लोप है वो कैसी रहेगी? पॉजिटिव। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, अगर हमें स्लोप के बारे में पता लगाना है तो पहले हमें डिटरमाइन करना होगा थीटा एंगल जो ये लाइन बनाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये एंगल दिखाई दिया हमें, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रही है। अगर स्लोप निकालनी है, पहले हम थीटा के बारे में बात कर लेते हैं। थीटा जो हमें दिखाई दे रहा है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब जो यहाँ थीटा है वो कैसा है भाई? 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 से कम है, इसलिए यहाँ पर जो थीटा है वो कैसा है? ऑब्ट्यूज एंगल। तो थीटा कैसा दिखाई दे रहा है इस लाइन के लिए? ऑब्ट्यूज। अगर मैं बात करूँ tan थीटा की वैल्यू की, तो एंगल 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, तो इसका मतलब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू कैसी आएगी यहाँ पर? नेगेटिव। तो इसलिए tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे कैसी होगी? नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है। अगर बात करें इस लाइन की स्लोप की, जो स्लोप थी वो tan थीटा के बराबर थी, tan थीटा नेगेटिव है तो इस लाइन की स्लोप भी कैसी होगी? नेगेटिव। तो हमें पता चल रहा है बच्चों की अगर लाइन ऐसे दिखाई दे रही है तो थीटा चेक किया और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था, तो tan थीटा पॉजिटिव, तो लाइन की स्लोप भी कैसी आई? पॉजिटिव। और इसमें भी चेक किया तो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था, tan थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है, तो ऑब्ट्यूज से tan थीटा नेगेटिव, स्लोप ऑफ लाइन में कैसी होगी बच्चों? नेगेटिव। बच्चों अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमने जो डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा था उसको कैसे अप्लाई करें वो भी हमें समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर आप रीड करें तो हमें पोजीशन ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी विद टाइम हमें स्पेसिफाई कर रखा है। जो ए की पोजीशन है उसके एक्स कोऑर्डिनेट की पोजीशन है 3t, मतलब जो उसका एक्स पोजीशन है वो है 3t, और वाई की जो पोजीशन है वो वेरी कर दी है विद रिस्पेक्ट टू जो इक्वेशन दे रखी है 2t। ऐसे ही बी की जो एक्स पोजीशन है वो इक्वल किसके बराबर है? 15t², और बी की जो वाई पोजीशन है वो है 7। हमें पता लगाना है एट t = 1 सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, कि t = 1 पर दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। अगर हमें ये पता चल जाए कि t = 1 पर दोनों की पोजीशन क्या है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से उन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे t की वैल्यू 1 दे रखी है, अगर हम इन इक्वेशन में t की जगह 1 रखते हैं, इधर भी t की जगह 1 रखते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि a और b के पोजीशन
t इक्वल टू 1 पर क्या होगी, या उसके पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो बच्चों आप इधर t की जगह 1 रखें तो a के x की पोजीशन आ जाएगी 3, और इधर t की जगह 1 रखें तो a की y पोजीशन आ जाएगी 2। तो हम कह सकते हैं t इक्वल टू 1 पर a के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो 3 होगी और y की हो जाएगी 2। हमने बोला a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, 2। अगर हम याद रखें b के लिए बात करें, t की जगह 1 रखते हैं तो b का जो x पोजीशन होगी t1 रखें तो हो जाएगा 15 इंटू 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15। तो b की x पोजीशन कितनी है t की इक्वल टू 1 पर 15। इधर यहाँ पे ये t पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो t1 हो चाहे कोई सी भी वैल्यू हो, b y की पोजीशन जो b के लिए जो y की पोजीशन है वो 7 ही रहेगी। तो b पार्टिकल के लिए y की जो पोजीशन क्या रहेगी 7। तो इस तरह से हमें t इक्वल टू 1 पे b की पोजीशन भी पता चल चुकी है, जो उसकी x की जो पोजीशन है वो तो होगी 15 और y की पोजीशन होगी 7। तो हम कह सकते हैं b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों 15, 7। तो अगर हमें t इक्वल टू 1 पर a के कोऑर्डिनेट भी पता चल चुके हैं और t इक्वल टू 1 पर b की पोजीशन के कोऑर्डिनेट भी पता चल चुके हैं, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया जो था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। तो x2 15 माइनस x1 3, तो यहाँ के 15 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 और y1 आ गया 2, तो यहाँ के 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। रूट लेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखिए 15 माइनस 3 हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर होगा 144, 7 माइनस 2 हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर होगा 25, तो इसको ऐड किया 169, रूट लेंगे तो आ जाएगा 13। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई इन दोनों के बीच में 13। कौन से टाइम पर t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। तो इस तरह से हम a और b के पोजीशन अगर पता लगा लें t इक्वल टू 1, चाहे आप अगले क्वेश्चन कोई दूसरे क्वेश्चन में t की वैल्यू कुछ और दे रखी हो तो हम उनकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और a और b की पोजीशन पता लगाएंगे, और अगर हमें a और b की पोजीशन पता चल गई तो डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से उनके बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पे इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हमें स्मॉल a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, ये एक पॉइंट है -9 सेंटीमीटर कॉमा 8 सेंटीमीटर एंड दूसरा पॉइंट है 3 सेंटीमीटर कॉमा 3 सेंटीमीटर। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखी है 13 सेंटीमीटर। हमें इस a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि a की वैल्यू क्या होगी ताकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों पर वापस अगर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस दे रखी है तो हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जो था वो था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। अब यहाँ देखते हैं अपन कि x2 जो है वो 3 है और y2 कितना है 9, तो हमने लिखा 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखें तो वो 3 है और y1 है a, और a की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, तो ये लिखा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर आ जाएगा बच्चों रूट, और ये जो डिस्टेंस इनके बीच की दे रखी है वो दे रखी है हमें 13, तो हमने यहाँ पुट कर दिया 13। अगर रूट हटाएंगे तो हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो इधर लगा दिया स्क्वायर ताकि हम वहाँ से रूट हटा देते हैं, और डी की जो डिस्टेंस रहेगी तो कितना रहेगी 13, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अगर इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस माइनस इंटू, ये हो जाएगा प्लस, तो 3 + 9 हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 3 माइनस a का होल स्क्वायर। ये रूट था, इसको हटाने के लिए हमने यहाँ से लगा दिया स्क्वायर, तो डिस्टेंस जो है वो हमने लिख दिया यहाँ पर 13, रूट हटा कर इधर यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया है। ये वैल्यू हो जाएगी तो 3 माइनस a के होल स्क्वायर की वैल्यू अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169, और 12 का स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -144। तो यहाँ से 3 माइनस a की वैल्यू जो आएगी बच्चों हो जाएगा √25। 169 में से 144 घटाएंगे तो आ जाएगा 25। अब हम अगर इस रूट को ओपन करें तो 3 माइनस a की वैल्यू जो है 25 का रूट 5 होता है, और हम जानते हैं रूट के अगर कोई चीज रूट से सॉल्व कर रहे हैं तो आगे दोनों साइन होते हैं प्लस और माइनस। ऐसे इसलिए बच्चों क्योंकि +5 का स्क्वायर भी 25 होता है और -5 का स्क्वायर भी 25 होता है। तो एग्जैक्टली अगर हम किसी चीज को रूट से ओपन कर रहे हैं तो वो परफेक्ट रूट है, तो हमें यहाँ पे प्लस माइनस साइन यहाँ पे शो किया और लगाया 5। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आपने +-13 क्यों नहीं लिखा, इस सवाल में भी हमने सोल्व किया था, रूट को सोल्व किया था, तो इधर +- इसलिए लगा रहे क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन शो नहीं कर रहे, सिर्फ 13 लिख के यहाँ पर रहने दिया, छोड़ दिया था। यहाँ पर इस p की वैल्यू कितनी होगी 13, क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव में
नहीं होगी। पर यहाँ पे जो हम ढूंढ रहे हैं वो ढूंढ रहे हैं ए जो क्या है कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे दोनों साइन यूज कर रहे हैं, प्लस और माइनस। अब देखते हैं बच्चों कि ए की वैल्यू क्या आएगी। अगर हम पहले एक चीज को यूज करें कि 3 माइनस ए को 5 के इक्वल रखते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू हम सोल्व करें तो ए उधर ले लेगा RHS में, 5 इधर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5, ये हो जाएगा -2, तो ए की वैल्यू आ चुकी है -2। अगर हम दूसरा चीज यूज करें तो जिसमें लिखा हुआ है 3 माइनस ए इक्वल टू, अब इक्वल टू +5 की जगह -5 के बराबर भी हो सकता है, तो हमने इसको यूज किया -5, तो एक बार +5 वाली टर्म के साथ यूज किया और एक बार -5 के साथ, 3 माइनस ए की वैल्यू इक्वल टू -5 भी हो सकती है। यहाँ से सिंप्लीफाई करें ए की वैल्यू -5 इधर लेके आएंगे, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 3 + 5 हो जाएगा 8। तो बच्चों ए की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो -2 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है। तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, अगर यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर में दे रखा है तो यहाँ पे यूनिट लगा सकते हैं सेंटीमीटर, तो ए की वैल्यू -2 भी हो सकती है, -2 सेंटीमीटर, और ए की वैल्यू 8 भी हो सकती है। तो इस तरह से हम ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं।